अमीर बेटी का रिश्तेदारी में वर्सेस गरीब बेटी का दूर का ससुराल। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारे लिए मिस्टर परफेक्ट तो हूं ना? परफेक्ट? हाँ, है ना मेरे लिए परफेक्ट। पर ये आइसक्रीम। दिव्या शट अप यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। 6 साल से हम रिश्तेदारी की पार्टी में मिलते रहते हैं और आई सीरियसली लव यू। तुम शादी कब करोगी ये बताओ। तुम पागल हो क्या? पार्टी में कुछ भी मत बोलो, किसी ने सुन लिया तो आफत हो जाएगी। यहाँ मेरी बुआ के ससुराल वाले भी हैं। ये बात दूर खड़ी दिव्या की टुनटुन बुआ सुन लेती हैं। उसे वो दोनों साथ में देखकर अच्छा लगता है और अपनी भाभी से वो दोनों के रिश्ते की बात करती है। तब सरला, अगर दीदी ऐसा हो सकता है तो आप बात चला दीजिए, लेकिन इससे पहले मुझे सुधा बेटी के लिए भी कोई रिश्ता देखना है। वो घर की बड़ी बेटी है ना। अरे आप सुधा के लिए चिंता मत करो। 2 दिन पहले मेरे दूर गांव से एक रिश्ता आया है। उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस बेटी मांग रहे हैं। आप अपनी बेटी को दूर भेजने के लिए तैयार हो तो मैं भी बात कर लेती हूँ पंडित जी से। देख लो कहीं दोनों बेटी का रिश्ता हाथ से ना चला जाए। भाभी अपनी बड़ी बेटी को दूर भेजने में संकोच मत करना। जानती है ना दिव्या के मुताबिक सुधा कितनी सांवली है। हाँ दीदी, अगर रिश्ता अच्छा है तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए। टुनटुन दीदी ठीक है, आप पंडित जी से बात कर लीजिए और रिश्तेदारी वालों से भी बात करवा देना। आप मुझे 2 दिन दो, मैं दोनों का रिश्ता लगवा कर बताती हूँ। ये कहकर वो पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। मौका पाकर टुनटुन पार्टी में ही विहान की माँ देवकी से सरला को मिलवाती है और शादी की बात करती है। दोनों बच्चे भी खुश हो जाते हैं। रिश्तेदारी में रिश्ता करके आपने बहुत अच्छा किया। वैसे मेरी होने वाली बहू, तुम अपनी बड़ी बहन के मुकाबले काफी सुंदर और गोरी हो। थैंक यू माँ जी। ये सुन सांवली बहन को बुरा लगता है और वह पार्टी के बाहर चली जाती है। मैं सुंदर नहीं हूँ तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? सुधा तो परेशान मत हो, जहाँ तक मैंने सुना है तेरा भी होने वाला ससुराल बहुत अच्छा है और ऐसा ही होगा। तेरी बुआ ने मुझे तेरे लिए भी रिश्ता बताया है। तेरी छोटी बहन की करनी है तो तेरी भी तो करनी होगी ना। जैसा आपको ठीक लगे माँ। फिर सुधा बड़ी बेटी के रिश्ते को देख पसंद कर लेती है और अगले ही महीने दोनों बेटियों की शादी कर देती है। जहाँ बड़ी बेटी दूर के गरीब ससुराल में चली जाती है और अमीर बेटी पास के रिश्तेदार के ससुराल में चली जाती है। जहाँ अमीर बेटी अपनी शानो शौकत के ससुराल में बेहद खुश थी। नौकर चाकर एक इशारे पर उसकी बात सुन रहे थे। अमीर ससुराल में आते ही दिव्या को पैसों का घमंड आ जाता है। एक दिन वो हॉल में बैठकर फोन चला रही थी, तभी दरवाजे पर एक फकीर आता है। अरे कौन बार बार खटखट कर रहा है? बेटी 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, बहुत भूख प्यास लग रही है। चलते चलते तुम्हारे पर तो धन संपत्ति बहुत है। भगवान तुम्हारी इस धन संपत्ति को और फले फुलाए। कुछ खाने को दे दो इस फकीर को। ओहो, आपको चौखट तक किसने आने दिया? इतने गंदे कपड़े हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी घर में चले आते हैं। कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से जाओ और कहीं रोड पर भीख मांगो। बेटी कुछ खाने को दे दो। अगर खाना भी नहीं देना तो पानी तो पिला ही दो। पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। मुझे ऐसा पुण्य का काम नहीं करना। तुम चलते फिरते लोग तो कहीं भी अमीर घर देखकर पहुंच जाते हो। जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी को धक्के मार कर निकालने के लिए कह दूंगी। दिव्या बेचारे फकीर को भला बुरा कहकर भगा देती है। तभी उसकी सास देवकी आती है। बाहू, तुम अभी किससे बात कर रही थी? अरे कुछ नहीं माँ जी, एक भिखारी घर पर आया था, भगा दिया। वैसे हम दोनों शॉपिंग करने चले। मेरे पास कल की साड़ी नहीं है माँ जी। हाँ हाँ चलो, सिर्फ साड़ी नहीं, हम ज्वेलरी भी खरीदेंगे। ये सुन दिव्या खुश हो जाती है और अपनी सास के साथ शॉपिंग करने जाती है, जहाँ वह बहुत कुछ खरीदती है। उसके बाद स्पा भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब बेटी अपने ससुराल में कम पैसों में भी खुश होती है। वहाँ उसके पति और सास का प्यार जो था, एक सुबह लस्सी को मथते हुए। बाप रे, कितनी देर हो गई है, अभी तक मक्खन निकलने का नाम नहीं ले रहा। लगता है कल की डेट में ही इसका मक्खन निकलेगा। सुधा तुम बहुत थक गई हो, इसे छोड़ो, मैं कर देता हूँ, तुम बैठो। अरे आप क्यों कर रहे हैं? आपको तो काम पर भी जाना है ना। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? अरे सुधा बहू, तू मेरे बेटे की फिक्र मत कर। ये काम तो मैं इसे बचपन से ही सिखा रही हूँ, देख कैसे करता है। तू जब तक नाश्ते की तैयारी कर ले। अरे नाश्ते में तो आटा खत्म हो गया था, इसलिए मैंने आटे का चीला बना दिया, उसमें टमाटर प्याज डालकर। माफ कीजिएगा, कल मैं दुकान से आटा नहीं लाई। तुम क्यों माफी मांग रही हो? मैंने तुम्हें इतने पैसे ही कहाँ दिए जो तुम सामान लाती। फिक्र मत करो, मैं आज ले आऊंगा। और क्या बहू, तू परेशान मत होया कर। जानती हूँ इस घर में 2 पैसे की कमी है, लेकिन फिर भी जब से तू आई है देख रही हूँ कैसे अपने ससुराल को संभाल रही है और अच्छा अच्छा खाना बना कर दे रही है। हाँ, इतनी संघर्ष भरी जिंदगी में तुम अपना घर छोड़कर यहाँ बस गई और सबको खुश रख रही हो, ये बहुत बड़ी बात है।
सुधा, वैसे तुम पग फेरे के लिए भी अपनी माँ से मिलने नहीं गई हो। 2 महीने हो गए, जाओ अपनी माँ के पास, कुछ दिन रहकर आ जाओ। क्या सच में? मोहन जी ठीक है, लेकिन यहाँ, अरे बहू यहाँ की चिंता मत कर, मैं हूँ। अगले दिन सुधा बस में बैठ अपने मायके पहुंच जाती है। सरला को बड़ी बेटी से मिलकर अच्छा लगता है तो वह अपनी छोटी बेटी को भी फोन करके बुला लेती है। आते ही दिव्या अपने अमीर ससुराल के पैसों का घमंड दिखाने लगती है। माँ, ये मेरा लग्जूरियस बैग और ब्रांडेड मेकअप है, ध्यान रहे खराब ना हो, चूहे वगैरह आए, इन्हें साइड रख दीजिए। और इस पर सोऊंगी कैसे मैं? अब तो मुझे कंफर्टेबल मैट्रेस पर ही नींद आती है। क्या बात है दिव्या, तू तो ससुराल जाकर बहुत बदल गई, भूल मत तू यहीं रहती थी। हाँ, तो वैसे आप अपने दूर वाले गरीब ससुराल में कैसी हो? वहां जाकर तो और सांवली सी हो गई हो। वैसे भी पैसे तो होंगे नहीं स्किन केयर करने के लिए, और जमीन पर सोती होगी ना, मिट्टी मिट्टी होती होगी वहां पर, ऊपर से गाँव। हाँ दिव्या, अब जो भी है, मेरा ससुराल है और मैं वहाँ खुश हूँ। तुम दोनों तो अपने अपने ससुराल का बखान करने लगी। चलो बैठो, मैंने तुम्हारे लिए समोसे बनाए हैं, वो भी इमली की चटनी के साथ। वाह, ये तो मैं जरूर खाऊंगी। अरे नहीं, इसमें बहुत तेल होगा, पता नहीं कौन से तेल से बना होगा। सुधा दी, आप ही खा लो। ये लड़की तो सच में ससुराल जाकर बदल गई है। कोई बात नहीं सुधा, तू ही खा ले। फिर सुधा माँ के बनाए समोसे को खा लेती है। ऐसे ही 2 हफ्ते रुककर दोनों बहन अपने अपने ससुराल लौट जाती हैं। वक्त गुजरता है, सरला को अपनी दोनों बेटी की बहुत याद आ रही होती है तो वह बिना बोले पास वाली बेटी के घर पहुंच जाती है, जहां दिव्या अपनी सहेलियों से बैठकर बातें कर रही होती है। दिव्या, मुझे देखकर खुशी हो जाएगी। दिव्या, अरे दिव्या, ये बुढ़िया कौन है जो तेरा नाम लेकर तुझे पुकार रही है? क्या ये तेरी माँ है? अगर मेरी अमीर सहेली को पता चल गया ये बुढ़िया मेरी माँ है तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। दिव्या अपनी माँ को रसोई में ले जाकर कहती है, माँ, तुम्हारी अमीर बेटी का घर पास में क्या है, तुम बिन बोले यहाँ चली आई। मेरे रुतबे की तुम्हें चिंता भी है कि नहीं? मेरी उन सहेलियों को पता चल जाता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, इनको जाने दो, चाय बनाकर ले आओ बाहर। ये सुन सरला को बुरा लगता है और दिव्या बाहर सहेलियों के पास चली जाती है। अरे तुम परेशान मत हो, वो मेरी नौकरानी है, बड़ी है तो इसीलिए नाम ले रही थी। ये सुनते ही सरला के हाथ से चाय के कप गिर जाते हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। बहुत बढ़िया बेटा, तू अपने अमीर ससुराल में क्या आ गई, उस गरीब माँ को भूल गई जिसकी गोद में तू पली बड़ी है। मैंने तुझे किसी चीज की कमी होने नहीं दी, पर तूने बता दिया कि पैसों के आगे तेरी माँ भी फीकी पड़ गई। मैं तो हंसी खुशी तुझसे मिलने आई थी, पर जा रही हूँ। सरला को बहुत बुरा लगा और वो बस में बैठकर अपनी गांव वाली बेटी के घर के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन जाने में कतराती है। कहीं सुधा ने भी मेरे साथ ऐसा किया तो बिन बुलाए मुझे उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। सरला लौट रही होती है तो कुएं पर से सुधा पानी भर के ला रही होती है और अपनी माँ को देखते ही घड़ा जमीन पर रख कर गले लगा लेती है और चिल्ला चिल्ला कर आसपास सबको बता देती है, माँ जी, मोहन जी, जरा देखिए तो कौन आया है। बबीता आंटी, खुशी, महेश काका, मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। माँ, आपने तो मुझे सरप्राइज दिया, आओ ना अंदर बैठो। अरे सरला जी, आप बहुत खुशकिस्मत वाली हैं, आपको सुधा जैसी प्यारी बेटी मिली है, दिन रात आपकी बातें करती रहती है। अच्छा, आप दोनों माँ बेटी मिलिए, मैं चलती हूँ। जी जी। अंदर जाकर अम्बा और सुधा सरला की बहुत खातिरदारी करते हैं। वो उसको सत्तू बनाकर पिलाती है, घर में जो खाना होता है उसकी आलू पूरी सब्जी बनाकर खिलाती है। अपनी बेटी का प्यार देख सरला की आंखें डबडबा जाती हैं। क्या हुआ माँ, मुझसे कोई गलती हुई? आप रो क्यों रही हैं? नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस ये देख रही हूँ मैंने दिव्या के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने अमीर ससुराल पहुंचकर आज वो मुझे भूल गई, पर मैं तेरे पास आई हूँ तो तू ऐसे खुश हो रही है जैसे ना जाने भगवान ने तेरी झोली में कितने हीरे मोती भर दिए। सरला जी, सच में आप बहुत अच्छी माँ हैं और आपकी बेटी भी, जो घर को इतना संभाल कर रखती है। होता है पैसों के बाद अपने ही लोग बदल जाते हैं, पर आपकी सुधा हमेशा आपकी अपनी बनकर रहेगी। ये सुन सरला अम्बा को गले लगा लेती है। सरला कुछ दिन अपनी बेटी के पास रहकर वापस अपने घर लौट जाती है। साथ ही उसे अपनी दोनों बेटी में फर्क नजर आ जाता है। हे भगवान, फिर से वही जगह, दूसरे दरवाजे से जाकर देखती हूँ। स्वरा के चेहरे पर डर, घबराहट और संकोच था। गहरे अंधेरे को देखकर वो जगह कोई तहखाना लग रही थी। वो घबराई हुई एक दरवाजे से निकलती है और फिर से खुद को उसी जगह पर दोबारा पाती है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसी भी दरवाजे से निकलकर एक बार बार वही लौट कर आ रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये महल मेरे साथ कोई छलावा कर रहा है। हे भगवान, ये ससुराल है या भूल भुलैया?
तभी स्वरा जैसे नीचे देखती है तो कुछ चूहे के बच्चे चू चू की शोर मचा रहे थे, जिससे वो डर के चीख पड़ती है। चूहा, कोई मुझे बचाओ। वीर जी कहाँ है आप? माँ जी, कनिका, मुझे यहाँ से निकालिए, मैं भटक गई हूँ। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि इतने बीघा महल में किसी को मेरी आवाज कहाँ से सुनाई देगी। कहाँ मैंने इस भूल भुलैया वाले ससुराल को चुन लिया। मेरे तो भाग ही फूट गए। कैसा गेंदा फूल ससुराल मिल गया है मुझे। आखिरकार क्यों स्वरा अपने ससुराल को लेके इस कदर अफसोस जता रही है? क्यों इतने बीघा महल की बहुरानी बनकर वो खुश नहीं है? आखिर सारा मामला क्या है, चलिए देखते हैं। पता नहीं सुबह सुबह स्टोव को भी क्या हो गया, जल नहीं रहा। क्यों सवेरे सवेरे गुस्सा रही है? इतना खुंदक नहीं करते, शरीर का खून जलता है। भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। किस बात का शुक्रिया अदा करे पिताजी? भगवान का? उन्होंने क्या हमारी झोली खुशियों से भर दी है? इस कदर किश्तों में जिंदगी कट रही है, माचिस के डिब्बे जैसी चौल में गुजारा करना पड़ता है। हमारे इन गरीब हालातों का जिम्मेदार भगवान है। ऐसा नहीं बोलते बिटिया, भगवान जो करता है भले के लिए करता है। गरीब स्वरा अपने माँ बाप के साथ एक चोल में रहती है। चोल के कमरे 25 गज में बने होने के कारण उन्हें साकेती में हर दिन हजारों दुविधाओं के गुजारना पड़ता है, मगर स्वरा के दिल में एक बड़ा ससुराल पाने की चाहत है। माँ, पिताजी मैंने रोटी बना दी है, खा लेना। मैं मूंगफली बेचने जा रही हूँ। मूंगफली की टोकरी लेकर स्वरा बेचने निकल जाती है, जिसके बुजुर्ग माता पिता उसकी शादी के विषय में बातें करते हैं। गोमती, आखिर कब तक ये हमारा पेट भरती रहेगी? कब तक हम इसे अपने सुख के लिए मायके में बिठा कर रखेंगे? अब स्वरा शादी के लायक हो गई है, उसका घर बसाने के बारे में सोचना होगा। हाँ जी, बस मेरी तो ईश्वर से एक ही विनती प्रार्थना है कि मेरी बेटी को अच्छा घर परिवार दे, जहाँ वो सुख से रहे। मूंगफली खा लो, मूंगफली, मीठी मीठी करारी मूंगफली खा लो। स्वरा को देखकर फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे खुशी से खिल उठते हैं और चवन्नी नाम का बच्चा भाग कर आता है। दीदी 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 दीदी। चवन्नी रुक जा, गाड़ी आ रही है। तभी एकदम से गाड़ी रुकती है और कार के अंदर से लंबे चौड़े कद का वीर नाम का लड़का सूट बूट पहने हुए बाहर आता है। चवन्नी, तू ठीक तो है? बेटा तुम ठीक तो हो? तुम्हें इस तरह से रोड पर भागना नहीं चाहिए था। अभी अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो चोट लग जाती। ये सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे जनाब, गलती आपकी है, मगर आप ऊंचे खानदान वाले लोग अपनी गलती मानते कहाँ है? अरे आप तो खफा हो गई। चलिए आप जीती, हम हारे, सारा कसूर हमारा। तभी पीछे से ट्रैफिक के शोर की आवाज आती है। अरे ओ अमीर साहब, अपनी हाहाकार को रोड के बीच में से हटाओ, हम सबको काम धंधे पर जाना है। जी जी हटाता हूँ अभी। वीर वहां से चला जाता है, लेकिन पूरे रास्ते वो स्वरा के ख्यालों में खोया हुआ था। इधर स्वरा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कितनी मासूम और प्यारी थी वो, आवाज में मिठास इतनी जैसे चाशनी घुली हो, और गरीबों की परवाह करने वाली। बंदे को गुस्से पर भी प्यार आ जाए। देखने में तो वो लड़का किसी शाही खानदान परिवार से लग रहा था, लेकिन जरा भी घमंड नहीं था। काश वैसा जीवन साथी मुझे मिल जाता। अरे स्वरा बेटी, कहाँ खोई हुई है? चूल्हे पर रोटी जल रही है। इसी तरह दोनों की और भी मुलाकातें होती हैं। वीर उसी जगह बार बार आकर स्वरा से मिला करता था और स्वरा भी उसे पसंद करने लगी थी, जिसके कारण वीर उसके माता पिता से इस बात पर स्वरा से शादी रचाकर उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही गाड़ी एक बड़े आलीशान से दरवाजे से अंदर घुसती है, दरवाजे पर 2 गार्ड गेट खोलते हैं। वीर, ये तो मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये तो राजा महाराजाओं का महल लगता है। ये हमारे पुरखों की पुश्तैनी घर है और तुम्हारा ससुराल भी। चलो आओ। स्वरा खुशी खुशी महल में कदम रखती है, जहां कई सारे कमरे थे जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। बरामदा, दस्तरखान, बावर्ची खान, भंडार घर भी। इतना शान शौकत भरा ससुराल पाकर स्वरा हक्की बक्की हो जाती है। अरे बाप रे, ये ससुराल है या 5 सितारा होटल? यहाँ कितने सारे कमरे हैं। हाँ, मगर संभाल कर, इस महल में नए लोग अक्सर भटक जाते हैं। इतने में अंदर से वीर की बहन कनिका और माता पिता रणजीत और कादम्बरी देवी बाहर आते हैं। कादम्बरी हाई क्लास साड़ी डायमंड सेट में बन ठन कर आती है और खफा अंदाज में बोलती है। वीर, ये तुम किस गरीब लड़की को लेकर आए हो? माँ, ये स्वरा है, आपकी बहू, और कनिका तुम्हारी भाभी। अरे वाह भाई, भाभी तो बहुत सुंदर है। चलो आओ भाई, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। माँ, मैं जानता हूँ आप मेरे फैसले से नाराज हैं, मगर स्वरा बहुत अच्छी लड़की है। अरे मैं क्यों नाराज होंगी? तेरी खुशी में मेरी खुशी है। कुछ देर में वीर कमरे में आता है।
तो कैसा लगा मेरी प्यारी प्यारी धर्मपत्नी को कमरा? बहुत ही सुंदर वीर जी, मगर मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। हाँ ठीक है, जाओ और जल्दी आना। कमरे से निकलते ही एक जैसे कमरे देखकर स्वरा भटक जाती है। हे भगवान, ये कैसा भूल भुलैया जैसा ससुराल है। मैं तो भटक गई, कमरा ढूंढ ढूंढ कर पैर दुख गए। थकावट के चलते स्वरा गेस्ट रूम में सो जाती है। सुबह नहा धोकर वो बावर्ची खाने में आती है तो वो दंग रह जाती है। बाप रे, मेरे ससुराल का बावर्ची खाना कितना बड़ा है। यहाँ तो मेरे चौल की कमलाताई, रश्मि, चवन्नी सब समा जाएंगी। ठाट बाट का अपना ही जलवा है। पहली रसोई में तरह तरह के पकवान बनाकर स्वरा ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। वाह बहू वाह, बड़ा लजीज खाना बनाया है तुमने। खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया। सच में स्वरा भाभी, दमदार खाना बनाया है आपने, है ना माँ? हाँ वाकई खाना अच्छा है। इस करीब बहू को आए 2 दिन भी नहीं हुए और सब इसी के थाली के चट्टे बट्टे हुए जा रहे हैं। कोई नहीं, मैं इसका चैन सुकून सब छीन लूंगी, फिर ये खुद ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से दफा हो जाएगी। कादम्बरी सारे नौकर चाकर को छुट्टी पर भेज देती है और इतने बड़े महल की साफ सफाई, खान पान का जिम्मा बहू के सिर मढ़ देती है। ये तो सारी चुनौतियों को पार करती जा रही है। अंतिम चाल चलने की बारी आ गई है। स्वरा बहू, कल हमारे खानदान में एक नियम होता है, जब विवाह करके नई बहुएं घर में आती हैं तो उन्हें अपने हाथों से 21 पंडितों को भोजन बनाकर खिलाना होता है। तो कल पंडित लोग आ रहे हैं, तुम तैयार रहना। जी माँ जी। अगले दिन स्वरा जब बावर्ची खाने में आती है तो कादम्बरी कहती है, बहू, बावर्ची खाने से राशन खत्म हो गया है, जाओ जाकर भंडार घर से राशन लेकर आ जाओ, सीधे सीधे जाना। जी माँ जी। अपने सास की साजिश से अनजान स्वरा तहखाने में भटक जाती है। ऐसा पहली बार नहीं था जब स्वरा अपने ससुराल में ऐसे भटकती है। उसका ससुराल किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। ससुराल बड़ा और ज्यादा कमरे होने के कारण कई बार स्वरा काम करने के दौरान ही अपने ही ससुराल में भटक जाती थी। हे भगवान, पंडित जी भोजन का इंतजार कर रहे होंगे, रास्ता दिखाओ भगवान। तभी चूहा एक दरवाजे से मुंह में रोटी दबाकर आता है। ये चूहा मुंह में रोटी दबाकर लाया है, इसका मतलब बावर्ची खाना इसी दिशा में है। धन्यवाद मूषक राजा। स्वरा जल्दी से बावर्ची खाने में आती है और सात्विक दाल चावल बनाकर पत्तल में परोसती है। पंडित जी भोजन शुरू कीजिए। तभी सबके बीच में कादम्बरी स्वरा को अपमानित करती है। बहू, इतने बड़े खानदान की बहू बन गई हो, लेकिन तुम्हें तौर तरीका नहीं पता। हमारे यहाँ चांदी और सोने के बर्तनों में खाना खाया जाता है और तुमने पंडित जी के लिए ये सादा दाल चावल क्यों बनाया है? भंडार घर में राशन नहीं था क्या? ना कटवा दी हमारी करीब कहीं की। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मगर मैं भटक गई थी और इसीलिए खाना बनाने में देर हो गई थी। बेटी, तुम्हें सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। और कादम्बरी जी, हम साधु संत ये सात्विक खाना ही खाते हैं। अपने घर की लक्ष्मी की कदर कीजिए, क्योंकि बहू साक्षात अन्नपूर्णा का स्वरूप होती है। उसका अनादर करना अन्नपूर्णा का अनादर हुआ। कादम्बरी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बहू को इस तरह से बेइज्जत करके अपना बैर निकाल रही हो, फिर भी वो बेचारी तुम्हारे घर की इज्जत रख रही है। इतने के बाद कादम्बरी देवी का घमंड चूर चूर हो जाता है। बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। ये सच है, अब तक मैं तुम्हें गरीब होने के चलते स्वीकार नहीं कर पाई थी, मगर अब तुम मेरे घर आंगन की बहू हो। इसी के साथ हमारी नई बहू स्वरा धीरे धीरे ससुराल के कोने कोने से रूबरू हो जाती है, जिससे वो भटकती नहीं है।